तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इकाई सदिशों के एक निश्चित दिशा के बारे में हम इकाई सदिशों की एक निश्चित दिशा का अध्ययन करेंगे। तो आज उसी क्रम के अंदर हमारे इस वीडियो के अंदर आज मुख्य रूप से 3 बिंदु रहेंगे। पहला बिंदु तो वो है ही कि निश्चित दिशा के अंदर अपने को इकाई सदिश पढ़ने हैं, तो उसके लिए अपने को एक सदिश के घटक हमारा जो पहला बिंदु रहेगा, जिसमें हम इकाई सदिशों की एक निश्चित दिशा को जान पाएंगे या निश्चित दिशा के इकाई सदिश कौन कौन से हो सकते हैं जो हमने इस सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं। तो अपने एक तो उसकी बात करनी है, तो उसके लिए अपने को एक सदिश के घटकों की बात करनी पड़ेगी। बाकी दो बिंदु और हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और एक है खंड सूत्र। इसके बारे में आप जानते हैं और इसमें भी एक सूत्र ऐसा आएगा जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है कक्षा 11 के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक सदिश के घटक की। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले कार्तीय तल की। हालांकि हमें जो काम करना है वो त्रिविम तल के अंदर करना है। हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों पर काम करना है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए अभी इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझने के लिए हमें कार्तीय तल की एक बार मदद लेनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें अपने को सबसे पहले करना क्या है। देखिए इस कार्तीय तल के अंदर हमें सबसे पहले तो मूल बिंदु जो हमें दे रखा है, इस मूल बिंदु को हम प्रारंभिक स्थिति के रूप में मानकर चलेंगे, या यूं कहें कि ये जो मूल बिंदु O जिसको मैंने लिखा है ये हमारे लिए प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। इसको अपने कह सकते हैं ये प्रारंभिक बिंदु। और फिर हम इसके बाद में एक ही दिशा की गति का अध्ययन करेंगे, एक ही दिशा में। हालांकि हमें यहाँ पर 2 दिशाएं दिखाई दे रही हैं। एक दिशा तो हमें एक्स अक्ष में दिख रही है और एक दिशा जो है वो वाई अक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। तो दोनों के लिए हम स्वतंत्र रूप से पहले पढ़ेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्स अक्ष की। मान लीजिए कि हमें यहाँ से शुरुआत करते हुए इस एक्स अक्ष पर चलना है, हमें एक्स अक्ष पर गति करनी है। और मान लो मैंने गति की इकाई दूरी की, मान लो हमने इकाई दूरी तय की, यहाँ से चले और मान लो हम यहाँ तक आ गए। इस बिंदु को मैंने कोई नाम दे दिया A, और O से लेकर A तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी, ये दूरी है 1 इकाई, ठीक है। ये हमने मान लिया और यहाँ पर आकर हम रुक गए, तो इसको हम बोल देंगे कि ये अंतिम बिंदु। जैसे ये O प्रारंभिक बिंदु, तो ये जो A है ये अंतिम बिंदु। अब हम जानते हैं कि O से चले और जब हम A पर रुके तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से ये जो OA बना, ये OA अगर इसको हमने दिशा दे दें, इस तरीके से दिशा दे दी, दिष्ट रेखाखंड का मतलब इसको हमने एक रूप देना है कि रेखाखंड तो ये था कि O से लेकर अगर A तक की बात करें तो ये रेखाखंड तो है, इसको हमने एक दिशा प्रदान कर दी कि इसको प्रारंभिक बिंदु बता दिया हमने और इसको हमने अंतिम बिंदु बता दिया। और O से A जब ये दिशा दी तो ये क्या बन गया, दिष्ट रेखाखंड, जो कि एक सदिश, जिसको हम OA सदिश कह सकते हैं कि OA जो सदिश है OA, ठीक है, ये हमारे लिए एक सदिश का काम करेगा। ये जो भी दिष्ट रेखाखंड है, दिष्ट रेखाखंड, मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो दिष्ट रेखाखंड है ये एक्स अक्ष की दिशा में है। अपने इसमें ये और एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में हमने एक बना दिया दिष्ट रेखाखंड, ठीक है। OA जो सदिश है वो एक दिष्ट रेखाखंड है एक्स अक्ष की दिशा में। और इस OA का जो परिमाण है, इस OA का जो परिमाण होगा, OA का परिमाण, ये परिमाण है 1 इकाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो OA हमने सदिश बनाया ये एक इकाई सदिश है। अतः या अर्थात या जो भी हम लिखना चाहें कि जो OA सदिश है यह एक इकाई सदिश है, यह एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है जो x अक्ष की दिशा में है, जो कि x अक्ष की दिशा में है। कि हमने x अक्ष की दिशा में एक इकाई सदिश बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया OA सदिश। अब मान लो कि अगर ये वाली जो दूरी है वो 2 इकाई हो या 3 इकाई हो या 4 इकाई, इस तरीके से जो भी दूरी होगी वो दूरी जो है वो इसी सदिश के गुणनफल के रूप में आ जाएगी। कि अगर हमने इससे ज़्यादा अगर दूरी तय की, ये तो चलो 1 इकाई दूरी तय कर दी हमने, अगर मान लो हमने यहाँ पर दूरी तय की होती 2 इकाई, एक्स अक्ष की दिशा में मान लो हम 2 इकाई दूरी तय कर रहे हैं, तो वो दूरी जो है वो इसी सदिश का गुणनफल हो जाएगी। मतलब इसी सदिश का 2 से अगर अपने गुणा कर देंगे तो वो उस सदिश के लिए एक नया मान बन जाएगा।
कि जितनी भी दूरी हम आगे तय करते जाएंगे वो इस सदिश के रूप में चलेगी। कि एक बार तो भी अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि O से लेकर A तक ये जो हमने दिश रेखाखंड बना दिया, ये दिश रेखाखंड जो है वो इकाई सदिश का काम करेगा, इकाई सदिश। अब मान लो कि हमने इसी पर आगे अगर काम करना हो, आगे अलग अलग दूरियों के लिए, ठीक है, अलग अलग दूरियों के लिए अगर अपने को काम करना हो तो अपने क्या करेंगे, सुविधा के लिए या लिखेंगे सुविधा के लिए मानना, हमने मान लिया कि ये जो OA सदिश है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया आई कैप। इसको हमने एक बार आई कैप नाम दे दिया। आई तो मतलब हो गया, इसको वैसे कोई सिंबल दे दिया, जैसे हमने स्थिति सदिश को स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं उसी प्रकार से ये भी तो स्थिति सदिश ही है। मतलब OA जो सदिश हमने बनाया ये A बिंदु का स्थिति सदिश है। जो OA ये जो सदिश है ये A बिंदु का स्थिति सदिश है, A बिंदु का स्थिति सदिश। तो इस स्थिति सदिश को हमने I से व्यक्त किया और ये इकाई सदिश है तो ऊपर कैप लगा दिया कि हमने A बिंदु का जो स्थिति सदिश है इसको I द्वारा व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पर ये इकाई सदिश है इसलिए हमने I के ऊपर एक कैप लगा दी ताकि हमें पता लग जाए ये इकाई सदिश है। अब अगर अपने कोई और दूरी तय करेंगे, मान लो हमने 2 इकाई दूरी तय की, तो उससे जो नया सदिश, मान लो कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है B और O से लेकर B तक की जो दूरी है मान लो ये 2 इकाई है। O से लेकर B तक की जो दूरी है वो हमने क्या मान ली, 2 इकाई। तो O से लेकर B तक का जो सदिश होगा हम कह सकते हैं कि जो OB सदिश होगा, OB सदिश, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था जब हमने इकाई सदिश का सूत्र बनाया था, जहां हमने लैम्डा से गुणा किया था। जैसे ही हम किसी सदिश को लैम्डा से गुणा करते हैं तो उसी ही दिशा में एक नया सदिश बन जाता है। कि मान लीजिए कि इस दिशा में अगर A है, ये A सदिश है मान लीजिए, अगर मैंने इसको लैम्डा से गुणा कर दिया, अगर मैंने इसको लैम्डा से गुणा किया तो वो इसी के समांतर एक सदिश बन जाएगा, इसी सदिश के समांतर एक सदिश। कि अगर मैं लैम्डा A अगर बात करूं, कोई आपसे पूछे कि लैम्डा A क्या होगा, तो लैम्डा A जो सदिश होगा वो इसी सदिश के, जो ऊपर वाला सदिश है इसी सदिश के समांतर होगा। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर कि अगर A इस दिशा में है तो लैम्डा A की दिशा इस प्रकार से होगी कि ये जो A सदिश है वो लैम्डा A दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, लैम्डा A और ये जो A हमने बनाया ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर है अभी कि अगर O से लेकर B तक की, अगर O प्रारंभिक बिंदु है और B अंतिम बिंदु है और O से लेकर B तक की जो दूरी है वो 2 इकाई है, तो ये जो 2 है ये एक तरीके से लैम्डा का काम करेगा। ये जो 2 है वो एक तरीके से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। इसको अपने कह सकते हैं कि 2i कैप। अगर O से लेके आगे C बिंदु और होता मान लो, और O से लेके C तक की दूरी 3 इकाई होती, तो OC जो सदिश बनता वो 3i कैप बन जाएगा। तो एक तो इस चीज़ को समझना है कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसी पे काम करेंगे। एक बार हम सिर्फ एक बार इकाई दूरी पे काम कर रहे हैं और इकाई दूरी के लिए मैंने इसको एक बार नाम दे दिया i कैप, और ये A बिंदु का स्थिति सदिश है। इसी तरीके से अगर हम O से लेकर यहाँ y अक्ष की अगर अपने बात करें, अगर O से लेकर अपने यहाँ तक चले मान लो C तक, इसको एक बार C मान लिया और ये 1 इकाई है। ठीक है, और इस C को अगर अपने अंतिम बिंदु मान लें तो अब क्या होगा, ये जो OC होगा इसको दिश रेखाखंड के रूप में एक बार दिशा दे दो इसको, ये प्रारंभिक बिंदु और ये C अंतिम बिंदु, तो OC सदिश ये इकाई सदिश बन जाएगा जो y अक्ष की दिशा में है। जैसे OA हमने बनाया x अक्ष की दिशा में, ठीक है, ये जो OA है ये x अक्ष की दिशा में है, तो ये जो OC है OC, ठीक है, O से C ये y अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा, इकाई सदिश हो जाएगा। अपने यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में, इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में OC, इसको ठीक है कह सकते हैं कि ये एक इकाई सदिश है। और OC का जो परिमाण है ये भी 1 है, तभी ये इकाई सदिश हुआ, क्योंकि इसकी लंबाई 1 है तभी तो ये इकाई सदिश हुआ। तो OC सदिश इकाई सदिश हो जाएगा। तो इसको भी हम सुविधा के लिए कोई एक छोटा नाम दे देंगे, स्मॉल लेटर के रूप में इसको अपने लिखेंगे तो इसको J लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, J कैप। कि x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है उसको हमने नाम दे दिया i कैप, और y अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा उसको हमने नाम देना है j कैप। ठीक है, माना
OC सदिश ये बराबर है J कैप। ये C बिंदु का स्थिति सदिश है, ठीक है। C बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो J कैप बन जाएगा। और अगर यहाँ पर Z अक्ष और होता तो Z अक्ष के लिए भी हम एक इकाई सदिश बना सकते हैं जो Z अक्ष की दिशा में होगा। अगर अपने त्रिविम तल की बात करें, अगर मैं Z की ओर बात करूँ तो Z के लिए जो इकाई सदिश अपने बनाएंगे Z अक्ष की दिशा में, अगर मैं Z अक्ष की दिशा की बात करूँ, Z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, वही इकाई दूरी पर लेंगे जिसकी लंबाई 1 हो। तो वो जो सदिश होगा Z के लिए उसको भी अपने स्थिति सदिश के रूप में जब लिखेंगे उसको K द्वारा लिखेंगे। उसको हम किसके द्वारा लिखेंगे? K कैप। तो पहले तो ये अपने को बातें समझनी है कि हमने क्या करना है, सिर्फ इकाई दूरी तय करनी है। अगर मैं x अक्ष की दिशा में इकाई दूरी तय करूँगा तो जहाँ तक मैं चला कि मतलब जहाँ तक इकाई दूरी पूरी हो गई वहाँ तक का जो सदिश है वो इकाई सदिश बन जाएगा x अक्ष की दिशा के लिए। अगर मैं x अक्ष की दिशा में चल रहा हूँ तो उसको हमने नाम देना है I कैप। अगर मैं y की दिशा में चलता हूँ इकाई दूरी तो वो y अक्ष की दिशा के लिए इकाई सदिश बन जाएगा जिसको हमने नाम देना है J कैप। और अगर अपने Z की दिशा में चलते हैं इकाई दूरी, अगर मैं Z की दिशा में इकाई दूरी तय करूँगा तो वो मेरे लिए Z अक्ष की दिशा का इकाई सदिश बन जाएगा। और उसका जो सिंबल हमने यूज़ करना है वो कौन सा है? K यूज़ करना है, ठीक है। मैंने भी एक बार तीनों के लिए बता दिया आपको, x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए और z अक्ष के लिए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये I, J और K, I कैप, J कैप और K कैप, इन्हीं को हम बोलते हैं सदिश के घटक। कि अगर मैं त्रिविम तल की बात करूं, अगर अपनी स्पेस की बात करें तो इस स्पेस के अंदर एक सदिश के जो घटक हैं वो 3 प्रकार के होंगे। एक x अक्ष की दिशा के लिए होगा, एक y अक्ष की दिशा के लिए होगा और एक z अक्ष की दिशा के लिए होगा। और जिनको हम इकाई सदिश के रूप में याद रखेंगे कि x अक्ष की दिशा का जो इकाई सदिश है वो I कैप, y अक्ष की दिशा का इकाई सदिश जो है वो J कैप और z अक्ष की दिशा का जो इकाई सदिश है वो क्या होगा? K कैप हो जाएगा। अभी इसको एक अन्य रूप में और समझते हैं अपने। एक बार तो यहाँ तक अभी अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ अभी अपने को इतना ही पता लगा कि अक्षों के इकाई सदिश, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इतनी ही बात समझी है कि अक्षों के जो इकाई सदिश हैं, यहाँ लिख लेते हैं अक्षों के इकाई सदिश, सिर्फ इतना ही अपने को समझ में आया अभी तक। ये आप ध्यान मान कर चलेंगे कि अक्षों के इकाई सदिश कौन से हैं। एक तो है I कैप, एक है J कैप और एक है K कैप। ये तीनों जो हैं वो इकाई सदिश के लिए आपने यूज़ करने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि x अक्ष की दिशा का इकाई सदिश क्या होगा तो I कैप, y अक्ष की दिशा का इकाई सदिश क्या होगा तो J कैप और z अक्ष की दिशा का इकाई सदिश क्या होगा तो K कैप, ठीक है। अभी के लिए अपने को सिर्फ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अक्षों के ये इकाई सदिश हैं और इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं? एक सदिश के घटक बोलते हैं। अभी अपने इसको एक अन्य रूप के अंदर और देखेंगे। मान लेते हैं अपने पास इस द्विविम, ये जो हमारे पास 2D जो तल है, यहाँ पर एक बिंदु है हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया P और इस बिंदु के निर्देशांक हैं x, y, ठीक है। इस P बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया x, y और O से लेकर P तक हमें मान लो O से P तक पहुंचना है। कि अभी तो अपने क्या कर रहे थे, अभी हम अक्षों पर चल रहे थे, हम एक ही दिशा में जा रहे थे कि यहाँ तो मैं x अक्ष की दिशा में जा रहा था, या मैं y अक्ष की दिशा में जा रहा था, या फिर मैं z अक्ष की दिशा में जा रहा था, ठीक है। कि अभी तक हमने सिर्फ एक ही विमा में गति की। अब हम द्विविमीय तल की बात कर रहे हैं और इस द्विविमीय तल में मतलब x अक्ष और ये वाला जो तल है ये xy तल है ना, इस xy तल के अंदर हम किसी बिंदु की बात कर रहे हैं और अब हमें इस बिंदु से, इस प्रारंभिक बिंदु से अब इस तल के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर पहुंचना है, ठीक है। तो अभी अंतर आ गया पहले वाले टॉपिक में और इस टॉपिक के अंदर कि पहले तो हम एक दिशा के बिंदु के ऊपर जा रहे थे, अब हम तल के किसी एक बिंदु पर जा रहे हैं, ठीक है, तल के किसी एक बिंदु पर। तो मुझे इस बिंदु तक पहुंचना है यहाँ से शुरू करते हुए। तो यहाँ से अपने कैसे जाएंगे? इस तरीके से, इस रास्ते, इसको हमने दिशा दे दी इस तरीके से, ठीक है। O से लेकर P तक हम गए। तो ये P बिंदु के लिए स्थिति सदिश बन गया। कि अगर मैं बात करूं OP की,
कि ओ से पी तक गया, तो ये जो दिश रेखाखंड है, ठीक है, ओपी जो दिश रेखाखंड है, ये पी बिंदु का स्थिति सदिश है, पी बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, ये जो ओपी सदिश हमने बनाया ये पी बिंदु का स्थिति सदिश है। अब देखिए इसको भी कोई ना कोई अपने सिंबल दे दे, जैसे कि मैंने एक्स अक्ष के लिए आई यूज़ किया, वाई के लिए जे यूज़ किया और जेड के लिए के यूज़ किया। उसी तरीके से अब अपने ओपी के लिए यूज़ कर लेते हैं कुछ। तो ओपी के लिए यहाँ पे स्मॉल लेटर के अंदर मैं आर यूज़ करूँगा। अभी माना ओपी सदिश जो है वो बराबर है आर सदिश के। अच्छा, ये दिश रेखाखंड है, ठीक है, ये दिश रेखाखंड है। इस रेखाखंड की कोई ना कोई लंबाई हमें दिखाई तो दे ही रही है। अगर इस तल के ऊपर बात करें तो ये जो ओपी रेखाखंड है इसकी कोई ना कोई लंबाई तो होगी। तो इसके परिमाण की बात कर लेते हैं। तो ओपी का परिमाण मतलब आर सदिश का परिमाण, और मैंने बोला भी था आपको इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आर के रूप में, आगे इकाई लगा लीजिए। मतलब ओ से लेके पी तक की लंबाई, ठीक है, ये लंबाई जो है वो आर के बराबर है। ओ से लेकर पी तक की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। और हमने दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है। अगर मैं ओपी दूरी ज्ञात करना चाहूँ तो वो भी ज्ञात कर सकता हूँ दूरी सूत्र से, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे अपने दूरी सूत्र से ओपी बराबर आएगा रूट, ठीक है, ओपी सदिश और उसका परिमाण, ठीक है, ये दूरी x माइनस ये 0 0 इसके निर्देशांक है, तो x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर, मतलब r बराबर आएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए इसके बाद में अब अपने को काम करना है यहाँ पर इस बिंदु से दो लंबवत रेखाओं पर। मैंने यहाँ से एक लंब खींच दिया, ये 90 डिग्री का कोण है, ध्यान देना। और यहाँ पर बिंदु आया ए। तो ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है, ठीक है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी x निर्देशांक के बराबर आ जाएगी। ये दूरी बराबर किसके आ जाएगी, x निर्देशांक के। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इस तरफ लंब डाल दूँ, इसको नाम देते हैं b, तो यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक की दूरी टोटल, ये दूरी इस y निर्देशांक के बराबर आ जाएगी। ये हमने पढ़ा हुआ है सारा, ये हमने तो स्टार्टिंग में जब हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी छोटी कक्षाओं में, तो वहीं पर हमने सीख लिया था कि यहाँ पर एक बिंदु है तो यहाँ से लंबवत दूरियाँ जो अगर अपने को निकालनी है तो वो किस तरीके से निकाली जाती हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये वाली दूरी x निर्देशांक है और ये वाली जो दूरी है जो y के ऊपर है ये y वाला निर्देशांक। ठीक है, हमें o से लेकर a तक की दूरी, इसको अपने ऐसे लिख देते हैं, ये x, ठीक है, डायरेक्ट, ज़्यादा इसमें अपने को कन्फ्यूजिंग कुछ भी ऐसी बात नहीं रखनी ताकि अपने को कोई दिक्कत आए। तो ये दूरी हमने x मान ली तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये दूरी x हो जाएगी और ये वाली जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अब देखिए ये a जो है, सॉरी o, ये प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से हमने एक इसको दिश रेखाखंड के रूप में व्यक्त किया, हमने इसको भी दिशा दे दी एक कि o से हम a पर गए। इसी तरीके से इसको भी अपने दिशा देते हैं, ऐसे o से b पर गए और एक हम o से p पर गए। आपको तीन तरीके की यहाँ पे दिशाएं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, कि o से a की तरफ, o से p की तरफ और o से b की तरफ। ठीक है, अब देखिए o से लेकर a तक की जो दूरी है, ध्यान देना, o से a तक की जो दूरी है, ये दूरी किसके बराबर है, x के बराबर है। ये दूरी किसके बराबर है, x के बराबर। और हम जानते हैं कि OA की दिशा में, OA सदिश, ठीक है, OA सदिश की दिशा में इकाई सदिश, OA सदिश की दिशा में इकाई सदिश, यहाँ x अक्ष बोल दो, एक ही बात है, x अक्ष, क्योंकि जो OA है वो x अक्ष की दिशा में ही है। ठीक है, इस दिशा में हमने इकाई सदिश पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा ही है कि इस दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, आई कैप होता है। तो OA की दिशा में इकाई सदिश कितना होगा, आई कैप। इसकी लंबाई 1 है,
इसकी लंबाई कितनी है, 1 है। तो अगर मुझे OA सदिश का मान चाहिए तो मैं इन दोनों को साथ में लिख दूंगा। अभी मैंने आपको बोला भी था कि अगर इस तरफ इकाई सदिश कोई भी लेंगे, ठीक है, तो उस इकाई सदिश के बाद में अगर अपनी दूरियां बदलते हैं, मान लो मैंने दूरी 2 कर दी, तो उस 2 के लिए जो नया सदिश बनेगा वो 2i हो जाएगा। दूरी अगर 3 है तो 3i बन जाएगा, दूरी अगर 4 है तो 4i बन जाएगा। तो अभी दूरी x है कि अगर इकाई दूरी है, ये तो इकाई दूरी के लिए है, ये आई कैप किसके लिए है, इकाई दूरी के लिए। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में इकाई दूरी के लिए। इकाई दूरी के लिए कौन सा सदिश है, आई सदिश है, लेकिन दूरी कितनी है, दूरी x है, तो इसको x से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x दूरी के लिए, x दूरी के लिए OA सदिश, ठीक है, x दूरी के लिए OA सदिश आ जाएगा xi कैप। बस इसी चीज़ को समझना है कि अगर इकाई दूरी होती फिर तो सिर्फ i लिखा जाता, अगर इधर इकाई दूरी होती फिर तो सिर्फ i लिखते, लेकिन दूरी अब i नहीं है, x है, ठीक है, दूरी इकाई नहीं है, दूरी कितनी है, x है। तो जितनी दूरी होगी उतने ही उसको गुणा करना है i के साथ, कि दूरी यहाँ पर x है तो x के साथ गुणा कर देंगे। कि अपने को कोई पूछे कि OA सदिश का मान कितना है, तो आप ये देख लो कि OA सदिश के लिए दूरी कितनी है, तो उस दूरी को हम i से गुणा कर देंगे। और i से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि x अक्ष की दिशा में है। अब जैसे अपने इसकी बात कर लेते हैं y वाले की। अब मुझे पता है कि इस दिशा में अगर इकाई दूरी होती तब तो j कैप अकेला आ जाता। देखो यहाँ पर कि y की दिशा में अगर इकाई दूरी होती, अगर y की दिशा में, ठीक है, y की दिशा में इकाई दूरी होती तब तो बनता सदिश j कैप, ठीक है, सदिश बनता j कैप। लेकिन मुझे इकाई दूरी तय नहीं करनी, मुझे कितनी दूरी तय करनी है, y के बराबर दूरी तय करनी है। ये y कितना भी हो सकता है, 100, 250, 300, कुछ भी, कितना भी, तो हमें तय करनी है दूरी y। तो यहाँ लिखेंगे y दूरी के लिए, y दूरी के लिए, और सदिश कौन सा है, OB, तो OB सदिश ये बन जाएगा y j कैप, ठीक है। एक तो ये बात अपने को समझनी है। सिर्फ 2 ही अपने को बातें ध्यान में रखनी है, सिर्फ 2 बातें। कौन कौन सी, कि अगर इकाई दूरी होती x अक्ष की दिशा में तब तो सिर्फ i आता, इकाई से अलावा कोई और दूरी है तो जितनी दूरी है उसको गुणा कर देंगे i के साथ, कि x दूरी है तो xi। इसी तरीके से यहाँ पर 2 बातें हैं कि अगर इस दिशा में, y वाली दिशा में अगर इकाई दूरी होती तब तो सिर्फ j कैप आता, लेकिन दूरी कितनी है, y के बराबर है, तो जितनी दूरी है उसको j से गुणा कर देंगे। अच्छा, इसको देखते हुए अपने अगर त्रिविम तल पे चले जाएं, अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट z पे चला जाऊँ तो वहाँ पर भी अपने बता सकते हैं, ठीक है, तो वो z के वो अपने लिख देंगे। अब ये बार अपने इसी के लिए काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब सदिश के रूप में एक बार यूज़ कर लेता हूँ इसको, कि O से लेके A तक जो दूरी थी उस दूरी के अनुसार मुझे सदिश मिल गया xi कैप। मतलब अब ये सदिश है xi कैप। इसी तरीके से OB वाला जो सदिश है, अब मुझे एग्जैक्ट सदिश की वैल्यू पता लगी y j कैप। अब एक चीज़ और देखो, O से लेके B तक है। अब ये वाला जो रेखाखंड है इतना इतना, ये वाला रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है और इसके समांतर भी है। तो अपने क्या करेंगे, इस रेखाखंड को, ठीक है, इस रेखाखंड को भी हम दिशा प्रदान करके यहाँ लिख देंगे y j, ठीक है। जो रेखाखंड यहाँ पर है वही रेखाखंड इस साइड है, समांतर भी है, इसलिए इसका जो मान होगा इस सदिश के लिए वही मान यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में हमें त्रिभुज का नियम लगाना है। क्यों लगाना है, अब यहाँ पर देखिए कि O से A तक की दिशा मिली, फिर A से आगे P तक की दिशा मिली, तो एक ही क्रम में 2 सदिश मिल गए, एक ही क्रम में 2 सदिश आ गए, और एक दिशा अपने को O से P तक भी मिल रही है। तो O से A, फिर A से P, और P से O अगर वापस आते तो वो विपरीत क्रम वाला नियम आ गया त्रिभुज का, कि 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने ये कह सकते हैं, ठीक है, इसको अपने यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज OAP में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर,
तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी। अब इन दोनों का जोड़ अब इस OP सदिश के बराबर हो जाएगा। और OP सदिश ये लिखा हुआ, ये रहा OP सदिश। OP सदिश किसके बराबर है? R। आप अगर यहाँ लिखना चाहो तो R ऐसे सदिश लगा दिया। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने से मैं कह सकता हूँ, अगर आप डायरेक्ट पहले लिखो ऐसे कि OP सदिश ये बराबर होगा OA सदिश फिर AP सदिश, तो इसको लिख दिया R सदिश और इधर आ गया XI कैप प्लस YJ कैप। तो एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये एक नियम है 2D के लिए कि किसी भी बिंदु के लिए अगर स्थिति सदिश का मान लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अभी आराम से इसको एक बार नोट कर लीजिए। अभी इसी के ऊपर अपने और बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा और अपने ढंग से इसको कि बिंदु अलग अलग बिंदु लेकर, कि अभी तो मैंने X और Y लिया, अपने कोई और बिंदु लेकर इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो देखिए इसके अंदर अभी अपने को फिर से एक बार और कार्तीय तल है। उस कार्तीय तल में कोई एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y, और इस x, y के लिए हमने एक सदिश बना दिया OP सदिश। और OP सदिश जो है वो एक्चुअल के अंदर R सदिश जिसको हमने नाम दिया है ना, वो P का स्थिति सदिश है, ठीक है। ये बातें जो अपने को ध्यान में रखनी है वो यही कि ये जो OP हमने सदिश बनाया जिसको मैंने R सदिश नाम दे दिया, ये P का स्थिति सदिश है। P का, ये P का क्या है? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष निकलता है, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता भी रखा है कि स्थिति सदिश जो होता है वो मूल बिंदु के सापेक्ष निकलेगा। तो इस बिंदु के लिए जो स्थिति सदिश बनेगा वो मूल बिंदु से ही बनेगा हमेशा। किसी भी बिंदु के लिए अगर अपने को स्थिति सदिश लिखना है, जैसे मान लीजिए कि बिंदु आ गया -2, 3, ठीक है। मतलब x और y का मान जो जरूरी नहीं है कि हम प्रथम चतुर्थांश की ही बात करें, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक जनरल अपने कह सकते हैं कि व्यापक रूप में है ये कि -2, 3 के लिए -2, 3 का अगर मुझे स्थिति सदिश लिखना हो तो हम -2, 3 का स्थिति सदिश लिखेंगे -2i कैप और +3j कैप। बस ये इसका स्थिति सदिश है। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, ठीक है। ये वाला x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। तो x और y के साथ हमें i और j लगाना है, सिर्फ इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कार्तीय तल के लिए। यही अगर त्रिविम तल होता, अगर एक z निर्देशांक और होता कि मान लो कि ऐसा होता -2, 3, -1, मुझे इसका स्थिति सदिश लिखना है, ठीक है। मैं साथ साथ में त्रिविम का भी बता ही रहा हूँ। तो इसका जो स्थिति सदिश है वो -2i कैप +3j कैप और ये माइनस में है ना तो -k कैप, ठीक है। 1 से गुणा, अगर मान लो यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता -4k कैप। तो इस तरीके से हमें स्थिति सदिश लिखना आना चाहिए एक बिंदु का, हमें एक बिंदु का स्थिति सदिश लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? हमें सदिश घटकों का यूज़ करना है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि कोई आपसे पूछे कि इस बिंदु के लिए x अक्ष की दिशा में सदिश घटक, ठीक है, सदिश घटक x अक्ष की दिशा के लिए, तो x निर्देशांक के साथ i लगा दिया। फिर इसी बिंदु का y की दिशा में सदिश घटक y j कैप हो जाएगा। अच्छा, सदिश घटक की बात आई है तो अदिश घटक भी पूछा जा सकता है, अदिश घटक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको अपने साफ कर दें। कोई हमसे ये पूछे कि इसी बिंदु की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, -2, 3 के अदिश घटक लिखिए, अदिश घटक लिखें। तो देखो पहला बिंदु क्या है, मतलब जो पहला जो अपने पास निर्देशांक है वो -2 है ना, तो अपने क्या लिखेंगे -2, 0। दूसरे वाले को 0 कर देंगे और एक और हो जाएगा कोमा लगा के 0, 3। ये अदिश घटक है। ये कौन से घटक है? अदिश घटक, ठीक है। ये लिख दिया हमने अदिश घटक। कि हमसे कोई बोले कि x, y के अदिश घटक क्या होंगे, x, y के अदिश घटक, तो एक तो हो जाएगा x, 0, ठीक है, x, 0, इसको 0 कर दिया और एक बार इसको 0 कर देंगे और एक हो जाएगा 0, y। तो इस तरीके से अदिश घटक लिखने हैं। और अगर सदिश घटक लिखने हैं तो x अक्ष का लिखना है, जैसे मान लो x अक्ष के लिए लिखना है, ठीक है, इस बिंदु का, तो xi, j नहीं आएगा, ठीक है, j नहीं आएगा।
और अगर अपने को y के लिए लिखना है, तो वो इधर आ जाएगा फिर yj। एक्चुअल में ये निर्देशांकों के हिसाब से ही लिखा गया है। देखो कैसे, जैसे यहीं देख लीजिए, मुझे चाहिए इस बिंदु के घटक, अदिश घटक चाहिए, ठीक है। सदिश तो मैंने बता दिया कि x अक्ष के लिए i लग जाएगा और y के लिए j लग जाएगा, ठीक है। अदिश चाहिए तो अपने जैसे यहाँ से लम्ब खींचा था अपने लास्ट में, तो सिर्फ मुझे इस बिंदु के निर्देशांक लिखने होते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया था a, मुझे देखना है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये x अक्ष है, इस x अक्ष पे y तो 0 हो गया, सिर्फ x अक्ष वाला ही निर्देशांक आएगा ना, तो वो ये हो गया x। तो x, 0 ये अदिश घटक है। और इसका सदिश रूप लिखना हो, तो ये दिश रेखाखंड जो है, ये जो दिश रेखाखंड है, ये इस दिश रेखाखंड के हिसाब से ये सदिश घटक बन जाएगा x i कैप, ठीक है। ये लो, ये x i कैप, ये x i कैप इस सदिश को व्यक्त करता है, ये सदिश घटक है। और अदिश घटक ये हो जाएगा, ये अदिश घटक है। जैसे मान लो यहाँ से लम्ब खींचा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लम्ब खींच दिया और इसको दिशा नाम दे दी, दिशा दे दिया मतलब, और इस बिंदु को नाम दे दिया जैसे एक बार हमने b। तो b के निर्देशांक, अब मुझे पता है कि ये y अक्ष है, तो इस पर x वाला निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 0, y, ये अदिश घटक है, ये अदिश घटक है, ये भी अदिश घटक है, ठीक है। कि अपने को हर बिंदु के लिए अदिश घटक लिखना हो तो किस तरह से लिखना है, जैसे x अक्ष पहले तो आ जाएगा, x लिखा जैसे, बाकी सारे 0 कर दिए, फिर y के लिए लिखेंगे तो बाकी x वाले को 0 कर देंगे। एक बार x को 0 करना है और एक बार क्या करना है, y को 0 करना है। हाँ, तो ये तो हो गया yj कैप, yj कैप तो सदिश घटक हो जाएगा, और अदिश घटक जो है वो 0, y हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी इसकी तो बताई दी थी पहले कि √x² + y²। अब मान लो कि कोई बिंदु आ गया जो भी लिखा था -2, 3, -4, ठीक है। अब त्रिविम तल पे वापस हमने जा रहे हैं, एक z अक्ष के लिए ले लिया हमने, इसके मुझे अदिश घटक लिखने हैं, अदिश घटक। तो पहला अदिश घटक तो हुआ -2, 0, 0, पहला अदिश घटक। दूसरा अदिश घटक क्या होगा, 0, 3, 0, और तीसरा अदिश घटक होगा 0, 0, -4, ठीक है। ये तो हुए अदिश घटक। और अगर मुझे लिखने हो सदिश घटक, ठीक है, तो इस बिंदु के लिए, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, तो इस बिंदु के लिए अपने सदिश घटक क्या बनाएंगे, तो -2i, सिर्फ इतना ही, ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। ये 0 है तो वो आएगा नहीं साथ में, ठीक है। इस बिंदु के लिए लिखना हो तो क्या आएगा, 3j कैप, बस। ये x वाला 0 है और ये भी 0 है तो वो नहीं आएगा साथ में। और अगर इस बिंदु के लिए लिखना हो, ये दोनों 0 है ना, तो सिर्फ ये -4, लेकिन ये k की जगह है, k वाला पद तो -4k कैप आ जाएगा। तो इस बिंदु के लिए ये अदिश घटक और ये क्या हो गए, सदिश घटक हो गए। अच्छा, इस बिंदु का स्थिति सदिश अगर लिखना हो, यही बात कर लेते हैं अपने स्थिति सदिश की, तो तीनों को इकट्ठा कर दो, या यहीं से i, j और k, -2i कैप, +3j कैप और -4k कैप। ये स्थिति सदिश कि अगर एक अपने को कोई बिंदु दे रखा है, एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, उससे अपने क्या क्या लिख सकते हैं, तो एक तो अदिश घटक लिख सकते हैं, सदिश घटक लिख सकते हैं, और एक इस बिंदु का स्थिति सदिश लिख सकते हैं। और एक चीज़ और है, ये दूरी, ठीक है, दूरी और लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो z नहीं था तो इसलिए सिर्फ रूट के अंदर x² और y² आया। अगर एक z और होता है, या z अक्ष की अगर अपने बात कर लेते तो z² और आ जाता साथ में, ठीक है। एक ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसी बिंदु की, मतलब ये जो सदिश बनाया, इस सदिश की लंबाई अगर निकालनी हो, ठीक है, अगर मैं इसी सदिश की लंबाई निकालूंगा तो क्या आएगी, यहाँ से अपने इसका मापांक निकालना चाहेंगे, अगर मापांक तो रूट में, ठीक है, रूट में इस सदिश की बात हो रही है, इसका मापांक निकालना है। तो ये x, ये y और ये z है,
ठीक है। एक्स वाई और जेड इनकी स्क्वायर करनी है, वर्ग करना है इनका, मतलब -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो इसको सरल करके देख लो क्या इसका मान आएगा। तो 4, 9 और 16, तो √29 आ जाएगा इकाई। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है इसमें कि एक बिंदु से अदिश घटक निकलता है, सदिश घटक निकलता है, एक उसका स्थिति सदिश, फिर एक उसकी लंबाई। ठीक है, ये बात अपने को समझनी है। और ये आई, जे और के, अगर अकेले आई, जे और के की बात करें तो ये इकाई सदिश थे कि अकेला जो आई है वो एक्स अक्ष की दिशा का इकाई सदिश है, अकेला जे वाई की दिशा का इकाई सदिश है, और अकेला के जो है वो जेड अक्ष की दिशा का इकाई सदिश है। ठीक है, ये चीज़। अब अपने बात कर लेते हैं इसके बाद में इस अगले टॉपिक की कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है वो कैसे बनता है। अभी तो सिर्फ एक ही बिंदु पे बात हो रही है, और इस एक बिंदु के लिए अपने को मूल बिंदु से इसको मिलाते हुए स्थिति सदिश के रूप में लिखना होता है। लेकिन यहीं पर एक बिंदु और होता है, फिर हम उसका सदिश कैसे निकालते। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो देखिए इसको किस तरीके से अपने को समझना है। मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, पहला बिंदु यहाँ मान लेते हैं ए, दूसरा यहाँ मान लेते हैं बी। इसके निर्देशांक मान लिए हमने x1, y1। मैं सिर्फ कार्तीय तल के ऊपर चलूँगा, बाद में अपने इसको z के लिए और पढ़ लेंगे। और इसके निर्देशांक अपने मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, दो बिंदु मान लिए कि a बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x1, y1, और b बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। निकालना क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कि a और b को अगर अपने मिला दें, ये लो कि मान लो मुझे a से b तक पहुंचना है। अगर a प्रारंभिक बिंदु है और b अंतिम बिंदु है, ठीक है, तो a से b तक अपने कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों बिंदुओं का अलग अलग स्थिति सदिश निकालेंगे। मतलब सबसे पहले मैं इस a बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करूंगा, a बिंदु का। तो a बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो मूल बिंदु से इसको मिलाएंगे तब आएगा, ये लो। ठीक है, ये a बिंदु का स्थिति सदिश बन जाएगा कि मूल बिंदु प्रारंभिक बिंदु पहुंचे कहाँ पे, a पे, ये a का स्थिति सदिश। इसी तरीके से b के लिए हो जाएगा, ये लो, OB सदिश। ठीक है, तो OA यहाँ लिख लेते हैं, OA सदिश क्या बनेगा, मतलब a बिंदु का स्थिति सदिश। अभी मैंने बताया था कि इस बिंदु के निर्देशांक देख लो क्या है, तो जो निर्देशांक होते हैं उसके साथ i और j लगाना है। तो इसके साथ i और j कैप लग जाएगा कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये तो हो गया a बिंदु का स्थिति सदिश। b बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा, तो OB सदिश, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, ये b बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। अब यहाँ देखिए त्रिभुज का नियम हमें दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं कैसे कि O से A पर, फिर A से B पर। तो ये A की दिशा हुई कि पहले O से A पर गए और फिर A से B पर आए, और विपरीत अगर वापस O पे आना हो, तो ये विपरीत क्रम में हमें दिखाई दे रहा है कि O से A और A से B तो एक ही दिशा है, कि ये वाली दिशा तो एक ही हो गई। ठीक है, O से A पर गए और A से B पर गए, तो ये कि एक ही दिशा में है। लेकिन अगर B से वापस O पे आना हो तो ये विपरीत बन जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज का नियम लगा सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ इस तीसरे सदिश के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज OAB में
सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, तो देखो इसको अपने कैसे लिखेंगे कि ओ ए सदिश और ए बी सदिश, ठीक है, ओ ए सदिश और ए बी सदिश, ओ ए सदिश, ये ओ ए सदिश ये रहा, और ए बी सदिश यहाँ है, तो ये बराबर हो जाएगा ओ बी सदिश के, ये लो ओ बी सदिश के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सदिश बराबर ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। ये ओ ए सदिश को इधर लिया है, पक्षांतरण कर दिया, और इन दोनों के मान यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए ए बी सदिश, तो ए बी सदिश बराबर, तो ओ बी सदिश का मान है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये तो ओ बी सदिश का मान, फिर माइनस का निशान। अब ओ ए सदिश का मान तो x1 i कैप y1 j कैप, ठीक है, यहाँ पर कैप लगाना है। अच्छा, माइनस करने का जो तरीका है ना वो हम जानते हैं, सामान्य ये तो बीजगणितीय पद है, जैसा कि हम माइनस करते ही हैं, तो आगे पिछली कक्षाओं में उसी तरीके से यहाँ पर भी अपने को माइनस करना है कि यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल है, ये x2 और i का ये गुणनफल है, यहाँ पर ये गुणनफल, ये गुणनफल में माइनस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सहजातीय पदों को माइनस करना है सिर्फ, बस पहले इस माइनस को आप अंदर ले जाइए। तो ए बी सदिश बराबर x2 i कैप y2 j कैप, फिर x1 i कैप y1 j कैप। तो इसमें i है और एक इसमें भी i है, तो i वाले पदों को अलग माइनस कर देंगे और j वाले पदों को अलग माइनस कर देंगे। तो ए बी सदिश, तो हम कह सकते हैं ए बी सदिश बराबर, तो देखो x2 i और x1 i में i कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा x2 माइनस x1 i कैप, और इसी तरीके से y2 माइनस y1 j कैप। तो ये तो हुआ स्थिति सदिश का सूत्र, ठीक है। ये स्थिति सदिश को ज्ञात करने का सूत्र है दो बिंदुओं के लिए, ठीक है, दो बिंदुओं के लिए ध्यान देना, दो बिंदुओं के लिए। अब यहां देखो, यहां पर सिर्फ इस चीज को समझना है, हम यूजीसी का करेंगे हर बार। देखो ये ए और बी दो बिंदु हैं, ठीक है, तो हमें ए बी सदिश जैसे यहां पर ज्ञात करना था, ए बी सदिश, तो हमने क्या लिखा, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। अब ये ओ बी सदिश क्या चीज़ है, तो ये जो ओ बी सदिश है ये बी बिंदु का स्थिति सदिश है, और ओ ए जो सदिश है ये ए बिंदु का स्थिति सदिश है। अगर मैं इस ओ बी की बात करूं तो यहाँ से जो सदिश बनेगा वो इस बिंदु का स्थिति सदिश है, और ये वाला जो सदिश है इस बिंदु का स्थिति सदिश है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बी का जो स्थिति सदिश है उसमें से ए वाले को माइनस किया गया है, कि ए बी का जो सदिश है, ए बी सदिश मतलब ए बी सदिश कैसे आएगा, तो बी में से ए को माइनस करने पर आएगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करूंगा तो ए बी सदिश बन जाएगा। अगर हमें ए बी सदिश ज्ञात करना है तो बी में से ए वाले को माइनस करना पड़ेगा, कि जो बी से सदिश बनेगा उसमें से ए वाले सदिश को माइनस कर दो। अब जैसे मान लो कोई अपने को एग्जाम्पल दे दे कि मान लो ए बिंदु के निर्देशांक हैं 2,4 और बी बिंदु के निर्देशांक है 3,5, ठीक है, ये हमें निर्देशांक दे दिए और हमें ए बी सदिश ज्ञात करना है। ए बी सदिश तो बाद वाला बी है और पहले वाला ए है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। ये देखो ए बी यहाँ लिखा है ना, ए पहले और बी बाद में है, तो यहाँ पर बी वाले में से ए, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके लिख देंगे। तो मतलब 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 में से तो 2 को माइनस कर देंगे और आई लग जाएगा, और फिर 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, 5 में से 4, x में से x घटाना है, y में से y घटाना है। तो ए बी सदिश बराबर आ जाएगा, ये 3 - 2 1, तो आई कैप, सिर्फ आई रह जाएगा और इधर भी आई रह जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो बिंदुओं से एक सदिश ज्ञात करना आना चाहिए। ये तो x और y के लिए है, अगर z और हो ना तो वहाँ पर भी यही नियम लागू होते हैं कि हमें जब इस दो बिंदुओं से मिलने वाला एक सदिश लिखना हो तो बाद वाले सदिश में से पहले वाले सदिश को घटाया जाता है। तो देखिए अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं। मान लो एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 2, -3, -2 और एक बिंदु है Q -1, -2, -3 और मुझे ज्ञात करना है PQ सदिश। PQ तो अपने लिखेंगे कैसे,
Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। ठीक है, Q और P दोनों के जो स्थिति सदिश हैं उनको आपस में माइनस करना है। तो PQ सदिश बराबर, तो Q का स्थिति सदिश ये मतलब I J और K इनके साथ लगा दो तो माइनस का I, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस का 2 J कैप माइनस का 3 K कैप। ये सारा जो मान है ये किसका मान है, ये Q का स्थिति सदिश है। फिर माइनस का निशान ये वाला, ब्रैकेट स्टार्ट। P का स्थिति सदिश, तो P का स्थिति सदिश बनेगा 2 I कैप माइनस का 3 J कैप माइनस का 2 K कैप, इस तरीके से। तो PQ सदिश बराबर, तो इस माइनस से अंदर गुणा कर देंगे सबको, तो माइनस का I कैप माइनस का 2 J कैप माइनस का 3 K कैप। इस माइनस के अंदर गुणा करें तो माइनस का 2 I कैप प्लस का 3 J कैप प्लस का 2 K कैप। तो PQ सदिश बराबर, तो माइनस का I और माइनस का 2I, तो माइनस का 3I माइनस का 2J और प्लस का 3J, तो प्लस का J कैप माइनस का 3K और प्लस का 2K, तो माइनस का K कैप। तो ये P और Q को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका स्थिति सदिश है या उसका सदिश है, ठीक है, उसका सदिश निरूपण है। तो एक तो ये अपने को आना चाहिए इस तरीके से। अगर इसकी लंबाई निकालनी हो, अपने से कोई पूछ ही ले कि PQ सदिश की लंबाई क्या होगी, PQ सदिश की लंबाई, तो लंबाई के लिए अपने जानते हैं मापांक, रूट में x वाले का पद x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, तो ये x, ये y और ये z के रूप में यूज़ करना है। अगर इसी सदिश की लंबाई निकालनी हो तो क्या आएगा, -3 है ना, जैसे ये, तो माइनस क्या 3 इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसको सरल करोगे तो PQ दूरी आ जाएगी, तो 9 + 1 + 1, तो रूट में 11 बन जाएगा ये इकाई। तो इस तरीके से अपने काम कर सकते हैं दो बिंदुओं के ऊपर भी, ठीक है, एक बिंदु का हो गया, दो बिंदुओं का हो गया। अब अपना जो लास्ट जो टॉपिक इसके अंदर है वो है खंड सूत्र। ये खंड सूत्र एक्चुअल के अंदर विभाजन सूत्र है। हमने अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पढ़ा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 10वीं क्लास के अंदर। हमने सूत्र पढ़ा हुआ है m1x2 + m2x1। इस तरीके से हमने m1 और m अनुपात के लिए, ठीक है, कि अगर कोई एक अपने को रेखाखंड दे रखा है, उस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु विभाजित करता है, और वो विभाजन हमने दो प्रकार का पढ़ा था, अंतः और बाह्य। अंतः के अंदर प्लस आता था और बाह्य के अंदर माइनस आता था। तो उसी तरीके का काम अब अपने को यहाँ पर करना है, ठीक है। तो समझते हैं उस सूत्र को। तो उसके बाद में अपना यहाँ पर जितने भी यहाँ फर्स्ट जो चैप्टर एक्सरसाइज इसकी 13.1 है ना, तो उसके लिए अपना लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें खंड सूत्र के अंदर हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है PQ, ठीक है, PQ रेखाखंड, और इस PQ रेखाखंड को एक बिंदु है R जो कि दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। ये PQ रेखाखंड बनाया, इसको कौन विभाजित करता है, R। हमें इस R के लिए अंशर ज्ञात करना है, ठीक है। इस R के लिए अपने को ज्ञात करना है मान क्या होगा, P और Q हमें दिए होंगे, ठीक है। P और Q के मान, ये बिंदु हैं P और Q, तो इसके मान अपने को मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि यहीं कहीं पर मूल बिंदु है, यहाँ मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर मूल बिंदु मान लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो P बिंदु है, P बिंदु, इसका इस मूल बिंदु के सापेक्ष अगर अपने सदिश ज्ञात करें तो इसका स्थिति सदिश बन जाएगा। ये लो, इसको मिलाया हमने यहाँ ऐसे, ये लो, इसको नाम दे दिया मैंने A सदिश, P बिंदु का स्थिति सदिश, P बिंदु का स्थिति सदिश। अच्छा, R को भी मिलाई दो, सभी को मिला देंगे अपने मूल बिंदु से, सभी के लिए स्थिति सदिश वगैरह निकाल लेते हैं। इसको नाम दे दिया R सदिश। ये हमें दिया हुआ है, ध्यान देना, इसका मान दिया होगा, दिया है, ये ज्ञात करना है। अच्छा, ये भी अपने को दिया होगा, ये लो B सदिश, ये भी दिया हुआ है।
कि मान लो हमें ए सदिश का मान पता है, बी सदिश का भी मान पता है, बस हमें ये जो तीसरा सदिश है ना बीच वाला, ये जो कि इस बिंदु का स्थिति सदिश है, इस आर का, ठीक है, ये जो सदिश है जो ओ से आर की तरफ जा रहा है, ये इस आर बिंदु का स्थिति सदिश है, इसका मान ज्ञात करना है। हमें किस किस का मान पता है? हमें पी का स्थिति सदिश पता है, पी का स्थिति सदिश ये रहा, और हमें क्यू का स्थिति सदिश भी पता है, ये बी सदिश। हमें नहीं पता ये आर सदिश कितना है। और एक चीज़ और अपने को पता है, हमें ये भी पता है कि ये जो आर है वो एम और एन अनुपात में विभाजित करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पी आर और क्यू आर का जो अनुपात है वो एम अनुपात एन है। पी आर और क्यू आर का जो अनुपात है वो क्या है? एम अनुपात एन है। तो अपने क्या करेंगे, इस अनुपात को सदिश रूप में लिखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये तो चलो हुआ, अगर मैं इसको ऐसे दिशा दे दूँ इस तरीके से, P से R और R से Q, आप दिशा कैसे मर्जी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने हिसाब से एक बार इनको दिशा दे दी, P से R और R से Q, ठीक है, P से R और R से Q। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि हमें लास्ट यहाँ पहुँचना है। तो अब रास्ते देखो, पहले O से P पर गए, P से R पर, R से Q पर गए, या O से R पर गए और R से Q पर गए, या फिर डायरेक्ट सीधे यहाँ से लगे, ठीक है। इस तरीके से आप दिशा को याद रख सकते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, सिर्फ ये ध्यान रखना। तो ये दिशा इस तरफ जानी चाहिए, और ये तो मूल बिंदु से निकलना, ये तो फिक्स है, इसके लिए तो अपने कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। मूल बिंदु से तो दिशाएं ऐसी की ऐसी रहेंगी, क्योंकि मूल बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, ये 3 हमारे लिए अंतिम बिंदु है। लेकिन अगर अपने सिर्फ एक अंतिम बिंदु की बात करें तो वो क्यू है, ठीक है। इसमें कोई अपने को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए करना कैसे है, ये जो लिखा हमने सदिश, ठीक है, ये जो अनुपात लिखा, इसी अनुपात को यहाँ सदिश रूप में लिखना है। देखो पी आर सदिश, मैंने सदिश बनाया पी आर, और एक मैंने सदिश बनाया आर क्यू। सामने अनुपात कितना है? एम अनुपात एन, एम बटा एन लिख दिया मैंने। वज्र गुणा कर दो इसका, तो एन के गुणा में तो आ जाएगा पी आर सदिश, और एम के गुणा में आ जाएगा आर क्यू सदिश। तो एन, और अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 2 बिंदु है P और R, तो इन दोनों से जो सदिश बनेगा वो कैसे निकलेगा कि बाद वाले में से पहले को माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे R का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, ब्रैकेट बंद, बराबर का निशान ये वाला, फिर M लिखा। आर क्यू सदिश है ना, तो क्यू में से आर को माइनस कर देंगे, तो क्यू का स्थिति सदिश माइनस आर का स्थिति सदिश, ब्रैकेट बंद। तो एन लिखा। हाँ, आर का स्थिति सदिश बताइए कितना है? आर का स्थिति सदिश, तो ये देखो, ये रहा आर, इस आर का स्थिति सदिश ये रहा, जिसको ज्ञात करना है आर वेक्टर, यहाँ लिखा आर वेक्टर माइनस ये वाला। पी का स्थिति सदिश ये दे ही रखा है ए, फिर एम, क्यू का स्थिति सदिश बी, आर का स्थिति सदिश आर, ठीक है। सदिश तीर का निशान लगेगा। अब यहाँ सिंपल से कैलकुलेशन और इसको सोल्व करना है। इस एन का अंदर गुणा कर देंगे, तो एन आर माइनस एन ए एम बी माइनस एम आर, और इस माइनस के एम आर को उठा के इधर लेकर आओ, और इस माइनस के एन ए सदिश को उठा के उधर लेकर जाओ, ठीक है। पक्षांतरण करने माइनस वाले पदों को इंटरचेंज कर दो। तो ये माइनस वाला पद है ना, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एम आर प्लस एन आर सदिश, ठीक है। सदिश का निशान लगाना जरूरी है। ये माइनस वाला पद इसको उधर लेकर जाना है, तो एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश, इसको इधर लेकर जाना है और इसको उधर लेकर जाना है। यहाँ से आर सदिश कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आना यहाँ से, तो एम बी सदिश और एन ए सदिश, ये इसको बटा में लेकर जाना है। ये लो, तो ये है हमारे को जो सूत्र याद करना है, ठीक है। ये लास्ट वाला जो सूत्र है ना, ये सूत्र अपने को ध्यान में रखना है।
आर सदिश का मान ज्ञात करने का सूत्र है ये, और ये आर सदिश कौन सा है, जो विभाजित करता है पी और क्यू को, जो पी क्यू रेखाखंड को जो दो अलग अलग विभागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये सूत्र है कि एम बी सदिश प्लस एन ए सदिश, मतलब इसका गुणा यहाँ इससे करना है। ठीक है, इसका गुणा इधर वाले के साथ कर देंगे, और फिर जैसे एन ए है तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक है, क्रॉस गुणा करना है, और बटा में जो अनुपात दिया हुआ उसका जोड़ आ जाएगा। तो ये वही सूत्र है जो हमने निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किया हुआ था कि m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2 आ जाता था। ऐसे y के लिए अपने लिखते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग नहीं लिखना, सिर्फ एक ही सूत्र है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि x के लिए अलग होगा, y के लिए अलग होगा, z के लिए अलग होगा, ये सारा इसमें आ गया, मिक्स हो गया ये सारा, क्योंकि सदिश के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें x भी है, y भी है और z भी है। तो अपने को क्या करना है, अनुपात का गुणा करना है पहले तो। ठीक है, इधर वाला जो अनुपात होगा उसका गुणा इस तरफ करना है, और इस तरफ का जो अनुपात है उसका गुणा यहाँ करना है, नीचे अनुपातों का जोड़ आ जाएगा। ये तो है अंतः विभाजन। ठीक है, ये जो सूत्र है ये अंतः विभाजन के लिए है, अंतः विभाजन। और बाह्य विभाजन अगर हो, अगर ये आर बिंदु बाहर हो, इस रेखाखंड के बीच में ना हो, तो बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है, बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन के लिए बीच में माइनस आ जाएगा कि एम बी माइनस एन ए बटा एम माइनस एन। तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अंतः के लिए प्लस आएगा ऊपर और नीचे, यहाँ पर प्लस लिखना है ऊपर और नीचे, बाह्य के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अभी अपने को ये सारे के सारे सूत्र वगैरह अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, हमें घटकों के ऊपर काम करना है। घटक मतलब तीनों दिशाओं के लिए अलग अलग घटक, उसमें सदिश भी है और अदिश भी है। फिर एक बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखना है, दो बिंदुओं का सदिश कैसे लिखना है, दूरी कैसे निकालनी है, इकाई सदिश कैसे ज्ञात किया जाता है। हालांकि उसका मैंने कल पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, पर इकाई सदिश का यहाँ पर यूज़ भी होगा। और फिर अपने को खंड सूत्र, ठीक है, इनके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके देखेंगे। थैंक यू।